मौजूद हैं, आप हैं, और आप चूंकि डॉक्टर साहब आप इस यात्रा में साथी रहे हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में, तो इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में, जहां कमलनाथ कब इधर से उधर चले जाएंगे अभी तक पता नहीं है, और कमलनाथ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कहां है, गुम है, सुनने में आया कि दिल्ली आए हुए हैं, आप बेहतर बताएंगे। तो और न ही उनके बेटे नकुलनाथ, और न ही भाजपा ने अभी अपने जो 29 में से 24 सीटों की घोषणा की है उसमें पहली लिस्ट में छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं है। तो ये सब क्या मायने रखता है ये तो समझेंगे आपसे, लेकिन उसके साथ साथ राहुल गांधी की परिवारवाद पर ये जो एक जो ट्वीट है, इनका जो प्रहार है सीधा, ये जो हमला है, ये कहां कितनी दूर तक जाते हुए इसको देखते हैं, और उससे भी ज्यादा कि इसका क्या कुछ असर आप लोकसभा चुनाव 2024 पर पढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मैं भी चौकीदार कैंपेन चला था उस समय, और उस कैंपेन को लेकर मोदी का विक्टिम कार्ड बहुत शानदार ढंग से चला था, लेकिन यह विक्टिम कार्ड क्या मोदी को यहां कुछ उनकी सीटों में बढ़ोतरी कराता हुआ दिखाई देता है? डॉक्टर साहब। राजीव जी पहले विक्टिम कार्ड पर बात कर लें। ये सचमुच बहुत चिंताजनक बात होगी कि जो व्यक्ति 13 साल देश के सबसे समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति 10 साल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया है, प्रधानमंत्री है, जो व्यक्ति भगवान विष्णु का 11वां अवतार है, जो व्यक्ति विश्व गुरु है, अगर वो आज भी विक्टिम है तो सचमुच बहुत चिंताजनक बात है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिंता करनी चाहिए कि आखिर उससे कौन विक्टिमाइज कर रहा है, कौन उसको पीड़ा पहुंचा रहा है, कौन उसे परेशान कर रहा है कि इतना बड़ा आदमी, इतना सर्वशक्तिमान, भगवान का अवतार, चंपक राय के मुताबिक अवतार, वो भी अगर विक्टिम है तो सचमुच हमारे समय और समाज की बहुत बड़ी पहेली है ये। दूसरे सवाल पर आते हैं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। पहले कमलनाथ के बारे में स्पष्ट कर दूं, कमलनाथ उस दिन जब धौलपुर से मुरैना में प्रवेश किया था यात्रा ने, तब उस समय मंच पर थे, नकुलनाथ भी थे, यद्यपि राहुल गांधी ने 8वें या 9वें नंबर पर उनका नाम लिया था, भंवर जितेंद्र सिंह से नाम लेना शुरू किया था। उसके बाद अब राहुल की यात्रा इस तरफ आ चुकी है, मध्य भारत की तरफ, गुना शिवपुरी से होते हुए अब डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी की तरफ मिलने आ रहे हैं राहुल जी। पर यह सवाल अब भी बाकी है कि पहली सूची में छिंदवाड़ा क्यों नहीं है बीजेपी की। जो मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, जो क्रोनोलॉजी में समझ पाया हूं, उस पर मैं अब भी कायम हूं कि शायद कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़े, लेकिन उनके सुपुत्र कांग्रेस छोड़ सकते हैं, वे छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। ये अभी दूर की कौड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, तो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, उस नाते ये अभी समझ पा रहे हैं। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के इस परिवारवाद पर। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी, खास तौर से नरेंद्र मोदी, परिवारवाद के मुखर विरोधी हैं। वे लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद की आसंदी से लेकर सड़क तक परिवारवाद को कोसते रहते हैं। तो आज उन्हें परिवार कैसे याद आ गया? और इससे पहले पहली सूची में 195 लोगों की सूची में परिवारवाद के ताबूत में कील ठोकने के लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, बांसुरी स्वराज जैसे लोगों को टिकट दिया है। राज्यसभा में मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण, ये सब लोग परिवारवाद के प्रतीक नहीं है, इसलिए इन्हें टिकट दिया गया है। इनके पिता कहां रहे हैं। लेकिन आज परिवारवाद क्यों याद आया? उसके पीछे लालू यादव का वो बयान है जो आपने सुनवाया। मैं बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि लालू यादव के सवालों के उत्तर तो तलाश नहीं होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति किसी कर्मकांड को माने या न माने, ये उसका अधिकार है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक होने का दावा करें, वे सारे कर्मकांडों का पालन करें, प्राण प्रतिष्ठा जब राम मंदिर की होनी हो तो वे 11 दिन या 7 दिन के उपवास पर हों और जमीन पर सो रहे हों, सेंगोल लेकर सदन में प्रवेश करें, तो ऐसे हिंदू हृदय सम्राट से यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी पूजनीय माता श्री के निधन पर मुंडन क्यों नहीं करवाया। यह सवाल सहज सवाल है, किसी भी व्यक्ति से पूछा जा सकता है जो धार्मिक और सनातनी होने का दावा कर रहा हो उससे। बहुत सारे लोग हैं भारतीय और हिंदू समाज में जो नहीं करते इन सब कर्मकांडों को आज की तारीख में। तो ये सवाल पूछने के बाद अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरे भारत को अपना परिवार बताने लगे तो इस परिवारवाद का जवाब उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में इस वक्त मिल रहा है।
कुछ लोग अब वो भी ट्वीट कर रहे हैं जशोदाबेन का परिवार वाले बता के हम लड़की के परिवार वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी चीजों से भारत की राजनीति को बचना चाहिए जहां किसी की मां या पत्नी या बहन या बेटी को इस तरह से टारगेट किया जाए। लेकिन यह काम तो स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने कांग्रेस की विधवा का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी महिला को कहा था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यह परिवारवाद इतना वृहद है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, जिसमें उपेंद्र सिंह रावत भी हैं, जिसमें ललित मोदी भी हैं, नीरव मोदी भी हैं, विजय माल्या भी हैं। ये सब चीजें आएंगी मेहुल चौक से। लेकिन मैं अब वहां पर इसको निराकरण पर पहुंचना चाहता हूं कि क्या सचमुच में इससे पहले के जो कैंपेन थे, जो अभियान थे, मैं भी चौकीदार और दूसरे इस तरह के अभियान थे, क्या उस तरह इस बार ये कारगर होगा? मुझे इसमें कम संभावना दिखाई देती। उसकी वजह आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी और उनकी सोशल मीडिया की टीम जितनी ताकतवर थी, आज उतनी ही ताकत से तमाम सारे दूसरे लोग उठ खड़े हुए हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, सामाजिक जीवन के तमाम क्षेत्रों के फिल्म अभिनेता भी हैं, जो इस तरह की चीजों का जवाब दे रहे हैं। और कांग्रेस का अपना सोशल मीडिया का तंत्र है। तो जैसे ही अभियान शुरू हुआ मोदी का परिवार, तो प्रत्युत्तर में वे सारी चीजें आने लगी जिसका चरम राहुल गांधी का वो ट्वीट है। अब इन सवालों के जवाब भी तो देना पड़ेंगे बीजेपी को कि आप तो परिवारवाद का विरोध करते थे, आपका परिवार तो संघ परिवार था, अब ये कौन सा परिवार आ गया? पर ठीक कहा सुनील जी ने कि मणिपुर क्या आपके परिवार में शामिल नहीं था? जिसका मणिपुर का मां उच्चारित नहीं किया आज तक प्रधानमंत्री ने, जो 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए, वे आपके परिवार में शामिल नहीं थे? महिला पहलवान आपके परिवार में शामिल नहीं थी? 50 लाख बेरोजगार सड़कों पर उत्तर प्रदेश में लाठियां खा रहे हैं, क्या वे आपके परिवार के पुत्र नहीं हैं? तो ये कौन सा परिवार है आपका? तो ये इस चुनाव में परवान चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, इस पर मुझे कम भरोसा हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि इस बार ये जुमला उनका चलने वाला है। और अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी में कोई सवाल नहीं करता, कोई एक व्यक्ति नहीं पूछता कि कल तक हम परिवारवाद के विरोधी थे, आज परिवारवाद चला रहे हैं। मुझे एक आदमी दिखा है राजीव जी, बड़े आश्चर्यजनक बात है, वो चुरू से जिसका टिकट कटा है, राहुल कसवा, उसने पूछा है ट्विटर पर, मेरा गुनाह क्या है टिकट कटने के पीछे? शायद पहली बार हो रहा होगा कि अमृत काल में कोई मोदी शाह से यह पूछ रहा हो कि उसका टिकट क्यों कट गया, क्योंकि सवाल पूछना तो अमृत काल में अपराध है। तो मैं अभी इंतजार करूंगा कि यह अभियान कितने दिन चलता है और कब तक ये लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर मोदी का परिवार लिखे रहते हैं और कब हटा देते हैं। क्योंकि पिछली बार तो मैं भी चौकीदार बहुत थोड़े दिन बाद हट गया था चुनाव के बाद। तो इन चीजों के लिए अभी थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़े दिन इंतजार करना होगा। और पाठक जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है, अभी की पहली यात्रा, उसके बाद दूसरी यात्रा असरकारी साबित तो हो रही है, और इंडिया गठबंधन को इससे क्या मजबूती यहां मिलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल राजीव जी, यात्रा अभी मध्य प्रदेश में चल रही है और कल परसों तक चलेगी, 6 तारीख तक। आज वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में से निकली है, गुना शिवपुरी, फिर दिग्विजय सिंह का क्षेत्र राजगढ़, कल पहुंचेगी उज्जैन में रात्रि विश्राम है, महाकाल के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। कुल मिलाकर जो जनता, जो भीड़, जो सैलाब राहुल गांधी के साथ उमड़ रहा है, वो दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर रहा है। उसी की प्रतिक्रिया में ये हो रहा है कि जो शकील जी ने कहा कि भारत और मोदी को एक कर दिया गया है। मैं बस इतनी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि देश इस वक्त आपातकाल के मुहाने पर खड़ा है। 1975 में आपातकाल लगने से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज देश उससे भी आगे निकल चुका है। आज तो भगवान का अवतार बताया जा रहा है प्रधानमंत्री को, मोदी को देश बताया जाता है, मोदी भारत, भारत मोदी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन बिल्कुल आपातकाल की ओर बढ़ रहे हैं। और जो प्रशांत जी ने कहा कि ये व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा है कि प्रधानमंत्री हिटलर की तरह पूजे जाने लगे हैं, उनकी पूरी पार्टी, उनकी पार्टी का पन्ना प्रमुख तक, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पन्ना प्रमुख तक, सब भेड़ चाल में पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछता। अब जनता तो सवाल नहीं पूछ रही थी, सिर्फ विपक्ष, आप जैसे लोग और कुछ राजनेता जो सड़कों पर उतरे हुए वे सवाल कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के बाद
परिणाम अगर प्रतिकूल हुए तो बीजेपी के भीतर से जो सवाल उठेंगे, सवालों की आंधी जो चलेगी, उसका सामना मोदी शायद नहीं कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशंका है। जी राजीव जी जी। जी जी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर राकेश